दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए प्रस्तुत है टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जिसमें परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है, लेकिन साथ ही राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। आपको बताना है कि ये कथन किसका है, विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। ऑप्शन है आपके अरस्तु, मिल, हीगल या फिर लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि जब व्यक्ति विधि और न्याय से परिपूर्ण होता है तो वो सर्वोत्तम होता है, लेकिन इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है, और उसके अनुसार विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। तो याद कर लीजिए, अरस्तु का कथन है कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद किया है। ऑप्शन है डायसी, सीले, मिल और गार्नर। तो सही उत्तर है दोस्तों डायसी। एवी डायसी ने लोकतंत्री शासन प्रणाली के संदर्भ में विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है। इसके अंतर्गत विधिक संप्रभु जो संसद होती है, राजनीतिक संप्रभु जो निर्वाचक गण होते हैं, इनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो डायसी ने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर या भेद किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है समाज, प्रकृति, संविधान या राज्य। तो सही उत्तर है, फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का जो क्षेत्र है वो राज्य है। दोस्तों, फासिस्ट या फांसीवादी जो हैं, उनके अनुसार राज्य अधिकारों का क्षेत्र है, और फांसीवादियों के लिए राज्य सर्वशक्तिमान है। इसके पास व्यक्ति के विरुद्ध सभी अधिकार हैं और कर्तव्य कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का क्षेत्र राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद और गांधीवाद के लिए असमान है। कौन सा ऐसा विचार है जो कि समाजवाद और गांधीवाद दोनों में मेल नहीं खाता है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक न्याय पर बल, शोषण के विरुद्ध, संपत्ति का समान वितरण, साधन की पवित्रता। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी, साधन की पवित्रता। दोस्तों, समाजवाद और गांधीवाद के लिए साधन की पवित्रता जो है महत्वपूर्ण अंतर है। साधन की पवित्रता समाजवाद और गांधीवाद के मध्य असमान है, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा। गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया है, और इसी आधार पर समाजवाद और गांधीवाद के बीच अंतर किया जा सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे सामाजिक न्याय, शोषण के विरुद्ध और संपत्ति का समान वितरण, ये गांधीवाद और समाजवाद दोनों का विचार है, लेकिन गांधीवाद जो है साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है देखिए, संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है आपके यूनानी, लैटिन, हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। दोस्तों, संप्रभुता शब्द अंग्रेजी के सावर्निटी का हिंदी रूपांतर है, आप जानते हैं, और सावर्निटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर प्लस एनस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च सत्ता होती है। तो संप्रभुता शब्द या सावर्निटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न आपको बताना है, लाक, जॉन लाक जो समझौतावादी विचारक रहा है, उदारवाद का जनक भी जिसे कहा जाता है। प्रश्न है कि लाक कहाँ का निवासी था। ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, अमेरिका, बेल्जियम या जर्मनी। तो सही उत्तर है दोस्तों इंग्लैंड। जॉन लाक का जन्म 1632 में इंग्लैंड में समरसेट के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता एक सुप्रसिद्ध वकील थे, और अपने विचारों के कारण लाक को 1683 में इंग्लैंड छोड़कर हॉलैंड, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड है, वहाँ पे शरण लेना पड़ा था। तो लाक इंग्लैंड का निवासी था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सुमेलन करना है सूची 2 से और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, विकासवादी समाजवाद से दोस्तों बर्नस्टाइन जुड़े हुए हैं। देखिए, फेबियन समाजवाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा कार्ल मार्क्स की है और काल्पनिक समाजवाद में सेंट साइमन फोरियर जैसे विचारक आते हैं। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? भाग 8, भाग 9, भाग 10 और भाग 11। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक पंचायतों का वर्णन किया गया है। तो ये है भाग 9 और इसमें संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 15, 19 या 20। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची यानी अनुच्छेद 243 में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या 18 है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन से सहायक तत्व रहे हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, राज्य का विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य के विकास में कई कारकों की भूमिका को लेकर चलता है और राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत में माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध, मनुष्य की सामाजिक स्वाभाविक प्रवृत्ति, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना बहुत महत्वपूर्ण रही है। अगला प्रश्न है देखिए, सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है? आपको बताना है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद के, राष्ट्रीय समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के या फिर संशोधनवादी समाजवाद के। दोस्तों, सकारात्मक उदारवाद जो है काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। देखिए, सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के इसलिए निकट है क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया जाता है और ये चीज़ें सकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत भी आती हैं। तो देखा जाए, सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के काफ़ी निकट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए, ऑप्शन है आपके संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। याद कर लीजिए वो तिथि कौन सी है दोस्तों? देखिए, वो तिथि है कि संविधान सभा का 11वां अधिवेशन 26 नवंबर। देखिए, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ था और इसी सम्मेलन में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, प्रथम अनुसूची या फिर तीसरी अनुसूची। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सृजन होने पर पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस अधिवेशन में निर्धारित किया था? आपको उस अधिवेशन के बारे में बताना है। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को निर्धारित किया था
और आपको बताना है कि ये अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ था और इसमें इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन 1929 में ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। किसने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को जो है कांग्रेस ने इसको अपनाया था। तो सही उत्तर है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को लाहौर अधिवेशन में अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। ऑप्शन है अहमदाबाद जेल, लाल किला दिल्ली, आगा खां पैलेस पुणे या फिर रंगून जेल। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, आगा खां पैलेस पुणे में। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में 2 साल तक नज़रबंद रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है। ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, संसद, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है ए और बी दोनों। देखिए, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है और संघ सूची पर संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती सूची जो है दोस्तों उस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल और संसद दोनों का है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है 400, 450, 500 और 550। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अपवाद के स्वरूप वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की है, जहां पे 30 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत हैं, और राज्यों में सबसे छोटी सिक्किम की है, जिसमें केवल 32 सीटें हैं। तो सही उत्तर है, भारत में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यों के विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। देखिए, राज्यों के विधानसभा में जो धन विधेयक होता है राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है, वहीं लोकसभा में जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिलोबी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन है भूमि, जनता, शासन तंत्र और संविधान। तो बिलोबी के अनुसार भूमि जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बिलोबी कहते हैं कि जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के आवश्यक अंग हैं, भूमि राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनता, भूभाग, शासन तंत्र या सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होगा, सही नहीं है। वह राज्यसभा का सदस्य होगा, ये भी सही नहीं है। राज्य की विधानसभा का सदस्य हो सकता है, ये भी सही नहीं है। और डी है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य या किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के बारे में सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत करता है, आपको बताना है।
तो ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 95। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 85। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, और अनुच्छेद 85(2) के तहत संसद के सत्रावसान और लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो सही उत्तर है आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 85 संसद राष्ट्रपति के लिए संसद का सत्र बुलाने और सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत करता है, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में उल्लिखित जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन निलंबित कर सकता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित कर सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। तो सही उत्तर है संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल या इमरजेंसी का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके 2, 4, 3 और 1। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में है। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 18 जो है आपात से संबंधित उपबंधों की व्यवस्था करता है, और संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 एसेज ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके मिल, ग्रीन, लास्की या फिर आइजिया बर्लिन। तो सही उत्तर है 4 एसेज ऑन लिबर्टी आइजिया बर्लिन की रचना है। दोस्तों, समकालीन उदारवादी विचारक आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं, और उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी भी है। तो याद रखिए 4 एसेज ऑन लिबर्टी के लेखक आइजिया बर्लिन हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को सभ्य जंगली या आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो के द्वारा दी गई है। एक प्रश्न और है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के शुरुआती चैप्टर से कि किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक रूप में परिभाषित किया है? तो आप जानते हैं केसी व्हीयर। दोस्तों, केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है, वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा है। तो याद कर लीजिए, भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल केसी व्हीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो संसदों की जननी ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का संवैधानिक इतिहास शासन व्यवस्था के स्वेच्छाचारी राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित होने की एक कहानी और जो है श्रृंखला है, और संसद की जननी या संसदों की जननी ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में व्यवस्थापिका का उच्च सदन सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, चीन या फिर फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन में। देखिए, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का उच्च सदन सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है। ब्रिटेन के संसद के 2 सदन हैं, एक लॉर्ड सभा है और दूसरा कॉमन्स सभा है। लॉर्ड सभा संसद का उच्च सदन है, और लॉर्ड सभा का सबसे विलक्षण अधिकार ये है कि यह आज भी ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील का अंतिम और सर्वोच्च न्यायालय है। और ब्रिटेन में दोस्तों संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, लेकिन प्रश्न जब आसान रहता है तो हड़बड़ी में गलत होने की संभावना अधिक रहती है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे बहुत आसान सा प्रश्न है, हम इसको सही करेंगे ही, और कभी कभी आप लोकमान्य को सरदार पटेल से मिला देते हैं या सुभाष चंद्र बोस से मिला देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आसान प्रश्न आए तो आपको और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, और आसान प्रश्न को और भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप सही उत्तर
चयन कर सकें। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। तो कुल मिलाकर लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं। लेकिन हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि जब आसान प्रश्न आता है तो गलती होने की संभावना अधिक हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस या हड़बड़ी में कि हमको ये आ रहा है। इसलिए आसान प्रश्न भी आए तो उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि समय बहुत पर्याप्त होता है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपको समय की कमी होगी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? ऑप्शन देखिए, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दो नारे जो ए और बी है ये दोनों उनके द्वारा ही दिए गए हैं। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारे दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन है पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, सरपंच या फिर पंचायत समिति। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए पंचायत स्तर पर जो पंचायत सचिव या जिसको हम लोग सेक्रेटरी साहब कहते हैं वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि ये एक सरकारी कर्मचारी होता है। वहीं ग्राम प्रधान या मुखिया जो है पंचायत का अध्यक्ष होता है जो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो सही उत्तर है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सचिव करता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुटतंत्र का लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन है मिचेल्स, डुवर्जर, मोस्का या फिर लेनिन। तो सही उत्तर है रॉबर्ट मिचेल्स। दोस्तों रॉबर्ट मिचेल्स ने गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया और इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने जर्मन समाजवादी दल का व्यवस्थित अध्ययन किया है और इसी पुस्तक में इन्होंने गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, आप जानते भी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन हैं? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी के अस्तित्व को, हिंदी के प्रभुत्व को या हिंदी के बारे में जागरूक करना था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था के 7 तत्वों में क्या शामिल था? दोस्तों प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्था के 7 तत्वों को सप्तांग कहा जाता है और सप्तांग में स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र शामिल होते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक 7 तत्वों में शामिल था। श्रेष्ठिन, सेवक, संधि और आमात्य। तो सही उत्तर है आमात्य। ये सप्तांग सिद्धांत के 7 तत्वों में शामिल है। इसके अलावा जो 3 अन्य ऑप्शन है श्रेष्ठिन, सेवक और संधि, ये सप्तांग व्यवस्था के भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य विकास है निर्माण नहीं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है गार्नर, जॉन लॉक, फिगिस या मैकियावेली। तो दोस्तों राज्य की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में दिया गया ये कथन गार्नर का है। गार्नर कहते हैं कि राज्य जो है ये समस्त अतीत में हुए विकास का फल है, राज्य विकास है निर्माण नहीं, क्योंकि गार्नर जो हैं राज्य के विकास के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के पक्षधर हैं, इसलिए उन्होंने राज्य को विकास माना है, निर्माण नहीं, और ये कथन गार्नर का है। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक अफलातून के नाम से जाना जाता है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या लॉक। तो सही उत्तर है प्लेटो। दोस्तों देखिए प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था और बाद में व्यायाम शिक्षण के फलस्वरूप उसको अफलातून कहा जाने लगा, जो कालांतर में प्लेटो के नाम से विख्यात हुए। प्लेटो उसके चौड़े कंधों के कारण प्लेटो का नाम उसके गुरुजी ने दिया था। तो सही उत्तर है अफलातून के नाम से प्लेटो को जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिडीमस या द आर्ट ऑफ वार। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, द आर्ट ऑफ वार। दोस्तों, अपोलॉजी, क्रीटो और यूथिडीमस नामक पुस्तकें प्लेटो के द्वारा लिखी गई हैं। आर्ट ऑफ वार जो है ये मैकियावेली की रचना है। युद्ध कला, ये आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है देखिए बेलग्रेड में, अमेरिका में, नई दिल्ली में या फिर बांडुंग में। तो सही उत्तर है प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, ये बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन का सुझाव यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो ने दिया था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बिहार की राजधानी दोस्तों पटना, ये सही सुमेलित है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सही सुमेलित है। सिक्किम की राजधानी इम्फाल, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ये आपका सही सुमेलित है। तो दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है, ये है ऑप्शन सी आपका, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है। तो कुल मिलाकर देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो आप जानते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून बनाना, न्याय करना, प्रशासन चलाना और कूटनीति में से कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तर है दोस्तों प्रशासन चलाना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आप इसमें जानते हैं व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम उसे लागू करना है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या या कानून का पालन न करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो कार्यपालिका प्रशासन चलाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की कार्रवाई में शून्यकाल या 0 आवर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। इसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है और इस अवधि में 0 आवर इसलिए कहा जाता है कि ये सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0 आवर या शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय होता है जिसमें कोई कार्यसूची निश्चित नहीं रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए, सामान्य इच्छा रूसो द्वारा प्रतिपादित की गई थी। असीम संप्रभुता का प्रतिपादन हाब्स के द्वारा किया गया था। सीमित सरकार लाक के द्वारा और नव राजनीति विज्ञान मैकियावेली का विचार है। तो देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य इच्छा रूसो ने प्रतिपादित किया है। असीम संप्रभुता या असीम प्रभुसत्ता का विचार, निरंकुश संप्रभुता का विचार हाब्स का है। सीमित सरकार या संवैधानिक सरकार लाक का विचार है और नव राजनीति विज्ञान मैकियावेली का है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, 6 वर्ष होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं, देखिए अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद वहां तक धारण करता है। तो यहाँ पे 5 वर्ष नहीं है संघ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, बल्कि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या 249। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 249(1) के तहत
यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ये जरूरी है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। तो ये है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य ने साठगुण्य नीति के कितने लक्षण बताए हैं? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 9। तो सही उत्तर है कौटिल्य ने साठगुण्य नीति के 6 लक्षण बताए हैं दोस्तों। देखिए, कौटिल्य ने जो 6 लक्षण बताए हैं उसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव हैं। तो सही उत्तर है कौटिल्य के साठगुण्य नीति, यानी साठगुण्य मतलब 6 गुण नीति है। इसमें देखिए संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची लिया गया है किस देश के संविधान से? ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। दोस्तों, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई टकराव होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण जो है अवधारणा है, किस राजनीतिक विचारक ने J.S. मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी या अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा है? ऑप्शन है कार्ल पॉपर, वेपर, बेंथम या बार्कर। तो सही उत्तर है C.L. वेपर। दोस्तों, C.L. वेपर ने J.S. मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है क्योंकि J.S. मिल ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को विश्व के सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं माना और वह सभी व्यक्तियों को समान मत देने का भी विरोध करता था। इसी कारण वेपर उसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है? 2, 3, 4 या 5? तो उत्तर है ऑप्शन बी 3 सदस्यीय। भारत में निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रारंभ में 1 सदस्यीय आयोग था। कुछ सन याद कर लीजिए, 1989 में इसे 2 सदस्यीय बना दिया गया, 1990 में निर्वाचन आयोग को पुनः 1 सदस्यीय बनाया गया और अंत में 1993 से 3 सदस्यीय बना दिया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। तो भारत का निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था कैसे? संघीय मंत्रिमंडल के निर्माण द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग सांविधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना महिलाओं के संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए की गई। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जो भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या 20 है, इसके तहत जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नौ मार्क्सवादी विचारक है? ऑप्शन है एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूजे, लेनिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्बर्ट मार्क्यूजे। दोस्तों, हर्बर्ट मार्क्यूजे नौ मार्क्सवाद से संबंधित हैं और लेनिन मार्क्सवादी विचारक हैं। तो सही उत्तर है नौ मार्क्सवादी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूजे हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के अनुसार स्वामी का अर्थ दोस्तों राजा है और स्वामी जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का जो है शीर्षस्थ होता है, शीर्ष पे स्थित होता है। इसमें स्वामी का तात्पर्य राजा से है। राजा राज्य का प्रधान अंग होता है और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए उसे स्वामी कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? आपको बताना है। देखिए, नगर, सरकार, कस्बा या फिर राज्य? तो सही उत्तर है यूनानी नगर राज्य। जो पुराने यूनानी नगर राज्य थे जिनको पोलिस या सिटी स्टेट कहा जाता था, उसका आधुनिक नाम राज्य है। देखिए, प्राचीन काल में दोस्तों जो राज्य था या सिटी स्टेट था यूनान का, उसको वर्तमान में राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रॉबर्ट डहेल, G.D.H. कोल, V.O. की जूनियर और लास्की।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स पुस्तक के लेखक वीओ की हैं। तो याद कर लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप ये वीओ की को पुस्तक है, और इस पुस्तक में वीओ की ने राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। अस्थायी समितियों का गठन दोस्तों, अस्थायी समितियों का गठन किसी विशेष प्रयोजन से किया जाता है और कार्य समाप्त होते ही इसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कई बार आपने पढ़ा है कि कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये विचारक है थॉमस हॉब्स। दोस्तों, हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता आत्मरक्षा की थी, क्योंकि प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। और प्राकृतिक अधिकारों से हॉब्स का तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जिसे व्यक्ति की आत्मरक्षा के लिए अपरिहार्य माना गया है। अगला प्रश्न है, लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राल्फ, मैकिंटायर, माइकल सैंडल या फिर वाल्जर। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये पुस्तक माइकल सैंडल के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक में उन्होंने उदारवादी विचारधारा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1993 में। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा की गई थी, और ये आयोग एक सांविधिक या गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 138 या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 338(1) के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा, और अनुच्छेद 338(2) के तहत ये आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद 155 में वर्णित है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में, और विधान परिषद से संबंधित जो उपबंध हैं अनुच्छेद 169 में है। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता है? ऑप्शन है बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 ख में देखिए, हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध, जैन और सिखों को शामिल करता है, लेकिन पारसी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में या 6 वर्ष में आपको बताना है। तो सही उत्तर है पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। संविधान के अनुच्छेद 243 अंग के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है, और इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराने जाने आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। टीजीटी पीजीटी परीक्षा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 8, जिसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत आसान था, और अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें कितने प्रश्न सही किए जा सकते हैं, तो 62 प्रश्नों में आप इसमें से कम
आपकी तैयारी अच्छी है तो 62 के सभी के सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो टेक्निकल या कठिन हो। फिर भी इसमें आपको 58 से 60 क्वेश्चन तो सही करने ही चाहिए। वीडियो देखते रहिए दोस्तों। कल से हम प्रवक्ता परीक्षा के लिए 125 प्रश्नों का सेट लेकर आएंगे, जो आपके प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी के लिए भी या रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आगे इसी प्रकार अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।